नमस्कार। रात 9 बज चुके हैं और एक बार फिर आपका स्वागत है। एक दिन के बाद मुलाकात हो रही है। कल संडे छुट्टी, आप सब ने भी संडे एंजॉय किया होगा। और परसों नेपाल राजशाही परिवार की जो कहानी सुनाई थी उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, सवाल भी थे। एक कॉमन शिकायत थी कि उस दिन ऑडियो शायद ठीक नहीं था, तो उसके लिए कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ थी, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन हम लोगों ने भी सुना, बाद में मुझे लगा कि हाँ उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो खैर ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द जॉब है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि जब भी इस तरीके की चीज़ें हों, ऑडियो और ये सारी पहले चेक करें, और ताकि साफ आप तक आवाज़ पहुँचे। कुछ उसमें सवाल भी थे जो मैं इस कहानी सुनाने के बाद आपको मैं कुछ नोट करके लाया हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगा। बात आज की कहानी की करते हैं। बहुत सारे लोगों ने लगातार सिफारिश की थी, फरमाइश की थी एक कहानी को, जिसको आज सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कल भी मेल देखा, आज भी था, और कुछ लोगों ने तो बाकायदा मतलब गुस्से में कहा था कि आप सबकी कहानियाँ सुनाते हैं, हम लोग शुरुआत से आपके साथ जुड़े हैं, पर आप लगातार टाल रहे हैं। हालांकि मैंने एक दिन बहुत पहले, मुझे याद है, जब ये कहानी का सिलसिला हालांकि शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने हल्के फुल्के अंदाज में वो कहानी बयान की थी, लेकिन जिस तरीके से डिटेल में जाना था वो शायद नहीं किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों को कुछ की नाराज़गी है उसको दूर भी करें। और वैसे भी ये कहानी अपने आप में सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी की फरमाइश या वो है, ये कहानी इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है, मुझे लगता है, जिन लोगों को पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की कोई ऐसी खबर आई थी, और एक सेक्स स्कैंडल जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था, और इतनी बड़ी तादाद में। उससे पहले ना किसी ने सुना था, ना उसके बाद कभी ऐसा हुआ, और ना ऊपर वाला करे कभी ऐसा हो। तो ये अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से बहुत ही कुख्यात, बहुत ज़्यादा ये पूरे देश में चर्चा का विषय था। और उस वक्त ये पूरा नेक्सस कैसे पॉलिटिकल, इसमें नेता, सरकारी अफसर, तमाम लोग शामिल थे, किस तरह से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, कैसे एक के बाद एक लड़कियों ने खुदकुशी की, कैसे प्रशासन को पता था उसके बावजूद वो लगभग साल भर तक आंखें मूंदे रखे उसने, कि सिर्फ इसलिए कि अजमेर का माहौल ना ख़राब हो जाए, दंगा ना हो जाए। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके का ये संगीन जुर्म था, जो क्राइम था, उसको इस तरीके से नज़रअंदाज करना, वो मुझे लगता है कि उससे बड़ा क्राइम था। तो ये अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से पूरे देश में, मुझे आज भी है कि शायद हिंदुस्तान में इससे बड़ा सेक्स स्कैंडल कोई दूसरा नहीं हुआ आज तक। मतलब आज़ाद हिंदुस्तान के अगर मैं इतिहास की बात करूं, 47 से लेकर आज तक, तो 1992 का ये मामला है अजमेर का। अचानक 1992 के शुरुआत से ही अजमेर में, बल्कि 91 के आखिर में, वहाँ की कुछ स्कूल और कॉलेज की लड़कियों की न्यूड पिक्चर फोटोग्राफ्स जो है वो कुछ लोगों के हाथ में सर्कुलेट होना शुरू होता है। कुछ वहाँ के जो फोटो, तब भी ये डिजिटल का दौर नहीं था, तब मोबाइल पे भी कैमरा नहीं हुआ करता था, बल्कि मोबाइल तो इंडिया में शायद उस वक्त बिल्कुल नया नया आया था या नहीं आया था, 92-91 की बात है। तो पिक्चर के लिए वही पुराना कैमरा अपना हुआ करता था, वो जो हम सब लेके कहीं भी ताजमहल जाना हो, लाल किला जाना हो, तो बड़े शौक से लेके घूमते थे। तो वही एक ज़रिया था फ़ोटो खींचने का, और वो उस दौर में वही चलता था। और उस फोटो के साथ जाहिर सी बात है, वो आपको नेगेटिव जो है धुलवाने के लिए, उसको डेवलप कराने के लिए आपको फ़ोटो स्टूडियो जाना आपकी मजबूरी थी, आप खुद से पिक्चर नहीं निकाल सकते थे। तो 91 के आखिर में और 92 की शुरुआत में अचानक अजमेर में कुछ लोगों के हाथ में ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हुई, जो अजमेर के एक बहुत ही नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज, उनकी लड़कियों, उनकी बच्चियों की थी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैली, लेकिन पुलिस प्रशासन तक भी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब अजमेर से एक डेली न्यूज़पेपर निकला करता था, नवज्योति, बहुत ही मशहूर अखबार। तो ये धीरे धीरे करके जब ये तस्वीरें सर्कुलेट होना शुरू हुई, तो उस नवज्योति के रिपोर्टर और उनके एडिटर तक भी ये तस्वीरें कुछ पहुंची। जब उन्होंने देखा तो एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें। फिर जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये वो लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इनको ब्लैकमेल करने वाले बहुत बड़े ताकतवर तमाम लोग हैं।
और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बाकी जो छोटे मोटे और भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्हें भी दबा दिया गया, धमका दिया गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मई 1992 में नवज्योति अखबार ने फैसला किया कि वो इन तस्वीरों के साथ इस कहानी को छापेगा, और उसने वो सारी जो है ब्लर करके सारी न्यूड तस्वीरें और उसके पीछे की कहानी छाप दी। छापते ही हंगामा हो गया, पूरे अजमेर में हड़कंप मच गया। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की मजबूरी थी कि अब मुकदमा दर्ज करे, सारी चीज़ें हों। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन पूरी कहानी क्या थी, ये अब आपको मैं, चूँकि ये एक शुरुआत आपको बताई कि कैसे ये खुला एक अखबार के ज़रिए। अजमेर शरीफ हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक बहुत ही पाक पवित्र जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर, और तमाम लोग अपनी मन्नत और ये लेकर जाते हैं। तो ऐसी पाक जगह पर, और ये जो पूरे दरगाह की जो खिदमत, अब जब भी आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं आप क्राइम तक में, मुझे लगता है कि आप अजमेर के होंगे। तो अजमेर, जब अजमेर शरीफ जाते हैं तो दरगाह पर जाने के लिए आप चादर चढ़ाना या जो बाकी भी आपकी दुआएं और ये होती हैं, तो आप अकेले जनरली हम लोग नहीं करते हैं। वहाँ पे हम खादिम की मदद लेते हैं। खादिम मतलब वो खिदमतगार, और वो लोग जो उनकी कहते हैं कि उनके ख़ानदान से चले आ रहे हैं ख्वाजा साहब के, तो उनके वंश धीरे धीरे। तो खादिम कायदे से वो हैं जिनका पूरा उस दरगाह और वहाँ के उस पर बहुत कंट्रोल रहता है। और खादिम लोग बहुत ताकतवर भी हैं वहाँ पर, इज़्ज़तदार भी हैं, और बहुत सारे मेरे कई जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन कुछ बुरे लोग भी निकल आते हैं। तो उन्हीं में से बहुत सारे जानने वाले के कुछ लोग जो खादिम को करीब से जानते हैं, ताकतवर लोग, उस वक्त अजमेर में 1991-92 में अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था फारूक चिश्ती, और उसी यूथ कांग्रेस का, अजमेर यूथ कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो नफीस चिश्ती, और जो जॉइंट सेक्रेटरी था वो अनवर चिश्ती। तो कहते हैं कि इस पूरे सेक्स स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था एक्चुअली वो ये तीन लोग थे, फारूक, नफीस और अनवर। इनमें से भी फारूक सबसे ज़्यादा कि वो प्रेसिडेंट था। ये लोग करते क्या थे कि वहाँ का एक बहुत ही मशहूर प्राइवेट कॉलेज अजमेर का, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज अजमेर शरीफ में, और यहाँ ये नहीं कि सारे गरीब और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के, खादिम के घरों के, शहर के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके घरों के, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे। और चूँकि गर्ल्स कॉलेज और स्कूल है तो सिर्फ जाहिर सी बात है वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो शुरुआत में उस स्कूल की एक लड़की को किसी तरह बहला फुसलाकर फारूक, चिश्ती और नफीस ये शहर के आउटस्कर्ट पे एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में ले गए और वहाँ उसके साथ रेप किया और उसकी तस्वीरें खींच ली कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में। ये पहली शुरुआत होती है और ये 91 की बात है। उसके बाद वो फ़ोटो वोटो खींच के फिर वो उसको लड़की को वापस भेजते हैं और इस धमकी के साथ कि अगर उसने मुंह खोला या कुछ बताया तो उसकी जो तस्वीरें बना ली गई हैं वो पूरे शहर में पोस्टर के तौर पे लगा दी जाएंगी। लड़की अपनी इज्जत, घर परिवार की मान मर्यादा मुंह खोलती चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अब उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि ये तुम्हारी तस्वीरें हम पब्लिक कर देंगे, पोस्टर इसके छपवा देंगे, तुम अपने स्कूल की किसी दूसरी लड़की को लेकर फार्म हाउस पे आओगी और तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको बदनाम कर देंगे। अब वो अपनी इज्जत के डर से और ये कि भरोसा मिला कि इसके बाद सारी तस्वीरें जला देंगे, तुम्हें लौटा देंगे, वो अपनी एक दूसरी फ्रेंड को ले गई फार्म हाउस पे। वहाँ सेम उस लड़की के साथ भी वही, उसके साथ रेप, फिर उसकी भी तस्वीरें। अब उस दूसरी लड़की को ब्लैकमेल शुरू कि अब तुम्हारी तस्वीरें। तो ये मोडस ऑपरेंडी था। एक के ज़रिए दूसरी लड़की को बुलाया, दूसरी लड़की के साथ वही किया, उसकी तस्वीरें खींची, अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। दूसरी के बाद उन्होंने तीसरी को कहा, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पाँचवीं, पाँचवीं के बाद छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। और अगर वहाँ के उस वक्त के सारी जांच और उस पर बिलीव करें तो ऐसी कम से कम 150-200 से ज़्यादा लड़कियाँ थीं
जिनकी तस्वीरें खींची गईं, जिनका रेप किया गया और जिनको ब्लैकमेल किया गया। 150-200 से ज़्यादा लड़कियां, आप सोचिए। इसीलिए इसको हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये लड़कियां सब इज्जत की वजह से खामोश रहीं। कुछ घर में अपने बताने को तैयार नहीं, कुछ हिम्मत नहीं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि इनमें से कुछ लड़कियां टूट गईं। उन्हें इस बार बार की ब्लैकमेलिंग, धमकी और इस तरह से जीना, तो एक एक कर, एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े वक्त के बाद इसी सोफिया स्कूल जो और कॉलेज जो है, प्राइवेट स्कूल, एक एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड पे यह है कि उस स्कूल की 6 लड़कियों ने अलग अलग वक्त में सुसाइड किया। जब ये सुसाइड किया तो फिर चर्चे शुरू हुए कि आखिर एक ही स्कूल की लड़कियां एक एक कर सुसाइड क्यों कर रही हैं। तब तक शहर में कुछ ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही थी, तब कुछ कुछ सरगोशियां भी शुरू हो चुकी थी कि ये मामला यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन 2-3 वजह थी जिसकी वजह से ये मामला उठ नहीं रहा था। एक, जो ये लोग थे ये बड़े ताकतवर। दूसरा, खादिम के वहाँ पे कुछ लोगों का नाम, सारे खादिम नहीं कुछ का, और वो बड़े ताकतवर। तीसरा, जो उस वक्त तक केस स्टडी आया उनमें से ज़्यादातर लड़कियां जो थी वो हिंदू थीं, और जो ये सारे थे ये सारे मुस्लिम थे। तो पुलिस प्रशासन लगातार ये कहकर और नेता इसको दबाते रहे कि इससे अजमेर में दंगा हो जाएगा, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात आ जाएगी। अक्यूज़ जो हैं, जो आरोपी हैं, वो खादिम के जानने वाले या उनके भी कुछ फैमिली मेम्बर, और जो पीड़ित हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिंदू फैमिली की। तो ये अजमेर जो है वो फिर सुलग उठेगा। तो ये सारे बहाने बचकाने टाइप के ये कह के इस मामले को दबाना शुरू कर दिया गया। अब ये लीक कहाँ से शुरू हुआ मामला कि जब ये तस्वीरें उतारी जाती हैं उन लड़कियों की, उन बच्चियों की फार्म हाउस में, उसके बाद जाहिर सी बात है वो कैमरा फिर उसका जो नेगेटिव था वो डेवलप होने के लिए स्टूडियो भेजा जाता था, और वो स्टूडियो भी इन्हीं गैंग के खास लोगों का था, उनके जानकार का था। तो वो वहाँ जाता, तो अब जाहिर सी बात है कि स्टूडियो का मालिक जो ओनर है वो उनका भरोसे का है, लेकिन उसके अंडर में काम करने वाला डेवलपर, टेक्नीशियन, हेल्पर, ये अलग अलग। तो वो अब उस तस्वीरों की जब कॉपियाँ बनाते थे, सपोज उन्होंने 100 कॉपी बनाई, तो 8, 10, 5 कॉपी ये जो नीचे के जो लोग काम करते थे, टेक्नीशियन, हेल्पर, डेवलपर और बाकी सब, ये रख लेते थे। चूँकि सारी न्यूड तस्वीरें, उस तरह की तस्वीरें, तो वो रख लेते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीरें उनके ज़रिए बाकी लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, फिर उसकी भी कॉपियाँ बनने लगी। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जिस वजह से ये 6 लड़कियों की, जो मैंने आपको सुसाइड की बात बताई, कि अभी तक जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो ये फारूक, नफीस, अनवर और ये लोग कर रहे थे। और जो इन लड़कियों के साथ फार्म हाउस पे बुला के जो बाकायदा इनकी इज्जत लूटी जाती थी ब्लैकमेलिंग और इन तस्वीरों के नाम पर, उसमें कहते हैं कि कई सरकारी अफसर भी शामिल थे जो आते थे इन लड़कियों का शोषण करने। कुछ पॉलिटिशियन भी थे, चूँकि ये तीनों यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कुछ नेताओं को भी खुश करते थे। कुछ शहर के और मुअज़्ज़िज़ लोग भी थे। तो ये सब आते थे और ये सब मिलके उन सारी लड़कियों का, जो बेचारी स्कूल की बच्चियां हैं, उनका शोषण किया करते थे। बाद में ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला इतना बढ़ा कि आप बाकी तो छोड़िए, जैसे जैसे ये तस्वीरें आम लोगों के हाथों में जाती रहीं, तो इन्हीं के अपने गैंग का ड्राइवर, इनका एक तो था नौकर जो खाना वाना बनाता था, फारूक और इन सब का, वो, तो बाकी लोग जो जो जैसे जैसे जिसके हाथ में आता गया वो उन लड़कियों को अपने लेवल पे ब्लैकमेल करने लगे। तो एक लड़की जिसको एक तरफ एक गैंग ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरी तरफ अगर वो उसको किसी स्टूडियो वाले के हाथ में फोटो लग गया, वो स्टूडियो वाला उस लड़की तक पहुंच के वो ब्लैकमेल कर रहा है। इवन ये भी था कि छोटे मोटे कुछ जो वहाँ पे टैबलाइड टाइप के अखबार के रिपोर्टर थे, उन तक वो तस्वीरें पहुंची, उन्होंने भी ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो इतनी चौतरफा ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और चौतरफा डिमांड, और हर एक की फिर ये कि वो उसके साथ रेप करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करनी है, अगर वरना वो तस्वीर आम कर देगा। तो इस वजह से, इस दबाव में, इस तनाव में, और घर वालों को क्या कहेंगे, इनमें से करीब अलग अलग वक्त में 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जैसे ही फिर ये तस्वीरें इतने बड़े पैमाने पर बंटने लगी, तब नवज्योति अखबार ने मई 1992 में ये तय किया कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं करेगी, हमें यह खबर छापनी है, अंजाम जो होगा देखा जाएगा।
और उसने ये स्टोरी कर दी और वो छापी। जैसे ही छापा, अजमेर में हंगामा। अब अजमेर में जब हंगामा हुआ तो बात जयपुर तक पहुंची, राजस्थान की राजधानी तक, और वहाँ पे फिर ये था कि ये बड़ा मामला। अब इस दौरान ये 6 लड़कियों की अलग अलग की खुदकुशी की भी बात भी उठने लगी। फिर खादिम का नाम आना शुरू हुआ। अब जैसे ही हुआ तो शुरू में जो डर था पहले तो वही हुआ, इस पूरे मामले को पॉलिटिकल और कम्युनल रंग देना शुरू कर दिया गया। पूरे 3 दिन तक अजमेर बंद रहा, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उधर बीजेपी के लोगों ने गिरफ्तारियां की मांग करने लगी, चूँकि यूथ कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे। इधर कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं पर इल्ज़ाम लगाने लगी। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर हिंदू और मुस्लिम का रंग कि वो खादिम एक्यूज सारे, और जो हिंदू लड़कियां उनके साथ ज़्यादा हुआ। जबकि इसमें ये भी है, बाद में फैक्ट आया वही है कि जो क्रिमिनल होता है या जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उसके लिए धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता है। तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की भी थी जिनके साथ उन्होंने ब्लैकमेल किया, रेप किया। ये सारी चीज़ें बाद में जांच में सामने आई। तो धर्म का आप लबादा उड़ाकर या मज़हब के नाम पे आप सिर्फ ये नहीं कि वो उसके लिए अच्छा और उसके लिए बुरा है, नहीं। जो बुरे होते हैं वो हर एक के लिए बुरे होते हैं। तो खैर धीरे धीरे जब ये पता चला कि इसमें बहुत सारे, इवन खादिम के फैमिली की कुछ दूर की लड़कियां थी, वो भी पीड़ित के तौर पे आईं, तो हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन तब तक ये देश में जैसे जैसे खबरें आने लगी इस विभत्स तरीके से कि करीब 150-200 लड़कियां, गिनती का पता नहीं, एक्चुअल फिगर सच में बताऊं तो आज भी किसी को नहीं मालूम है कि कितनी लड़कियां थी। मैं तो फिर भी आपको 150-200 उस वक्त की पूरी जांच और सारी चीज़ों के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं, अब तो रिटायर हो गए, मेरी करीब 6-7 साल पहले आखिरी बार 2-3 लोगों से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि सही फिगर कोई बता ही नहीं सकता, इसलिए कि वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ती थीं और उनमें से ज़्यादातर कोई भी लड़की सामने नहीं आई। तो ये चेन कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ किसी को नहीं मालूम। और ये सिलसिला 1 साल से चल रहा था। बाकायदा गाड़ियाँ आती थी, गाड़ियाँ में स्कूल की लड़कियों को बैठा के फार्म हाउस तक ले जाया जाता था, फिर उनको घर छोड़ा जाता था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर जब ये अखबार में आया उसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू, फिर लोगों का गुस्सा भड़का पूरे देश में, इसको लेके हंगामा हुआ। फिर पुलिस और सरकार जागी। उसके बाद अब उसने आरोपियों को एक एक करके पहचानना शुरू किया। शुरुआत में 30 लड़कियां सामने आईं और उन्होंने कहा कि हाँ हम, जब सैकड़ों में से 30 लड़कियां सिर्फ, और उसकी वजह ये थी कि सभी अपनी इज्जत और ये कि घर वालों, जो लड़की पुलिस में जाए इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि वो ब्लैकमेल हो चुकी है, उसकी तस्वीरें बन चुकी हैं, उसका रेप हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कोई भी बच्ची अपने माँ बाप का सामना कैसे करेगी। ये जो चीज़ें होती हैं इस वजह से भी बहुत सारे इन चीज़ों का फ़ायदा क्रिमिनल उठाते हैं। तो खैर जब दबाव और सारी चीज़ें पड़ी तो उसके बाद 30 लड़कियां सामने आई शुरुआत में। लेकिन अब यहाँ से धमकी देने का खेल शुरू हो गया उन लड़कियों के घर वालों को, और तमाम कि अंजाम बुरा होगा, पूरे राज्य में बदनाम कर देंगे ये। तो एंड टाइम पे जब वो 30 आई, उनमें से 18 जो है वो पीछे हट जाती हैं इन धमकियों से। अब सिर्फ 12 बचती हैं। 12 लड़कियां कंप्लेंट देती हैं, केस शुरू होता है। लेकिन जैसे ही केस शुरू होता है उधर फिर से धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू होता है। 10 लड़कियां वापस अपने आप को और वापस खींच लेती हैं। वो कहती है मुझे नहीं करना कुछ। अब सिर्फ 2 लड़की बचती है। आप सोचिए, शुरुआत में 30, फिर 12 भी हट गई, 28 ने वापस चली गई, 2 लड़कियां बचती हैं। उन 2 लड़कियां वो जो बयान देती हैं वो अपने बयान पे कायम रहती हैं, डटी रहती हैं। उसके बाद पुलिस अब कैसे पहचान करे ये मुश्किल थी। तो वो जो सारी तस्वीरें थीं उसमें एक्यूज्ड के भी चेहरे थे। उनसे पुलिस उन करके ऐसे 18 लोगों की शिनाख्त करती है। 18 लोगों को आइडेंटिफाई करके नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर ये मुकदमा शुरू होता है। 18 में से 12 को अलग अलग वक्त में अरेस्ट किया जाता है। 6 आज तक अरेस्ट नहीं हुए, वो भागे हुए सब। और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहता है। जब ये मुकदमा चलता रहता है तो 1998 में, 6 साल बाद, 92 के सेशन कोर्ट जो है वो फैसला सुनाती है और सभी को उम्र कैद की सज़ा देती है इसमें। लेकिन जब ये ट्रायल चल रहा था तभी आप यहाँ पे एक और खेल देखिए कि जो इसका पूरा मास्टरमाइंड था, जो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, वो अचानक एक दिमागी बीमारी उसके वकील और वो सारे अदालत में पेश करते हैं और उसको एक तरह से
डिक्लेयर कर दिया जाता कि मेंटली ही इज़ नॉट फिट और उसको एक बीमारी है, तो वो जेल जाता ही नहीं है, उसको अनफिट करार देके उसको छोड़ दिया जाता और इधर उधर वो रहता। हालांकि बाद में फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मामला दिया जाता है। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जो अब तक सब कुछ, सारी साजिश के लिए दिमाग उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा जाता और मुकदमा शुरू होता है तो अपने आप को एक तरह से पागल घोषित करवाता है। ऐसे ही उसके बाद जब ये केस चल रहा था और कुछ लोग बेल मिलता, वो बेल के बाद ही भाग जाते हैं। एक इनमें से जो आपको बताया था कि कैसे लोग अलग अलग वक्त में सब ब्लैकमेल करना शुरू हो गए थे, नौकर से लेकर खानसामा। एक इसी का छोटे मोटे काम किया करता था फारूक चिश्ती का पुरुषोत्तम, ये बेल पे बाहर निकलता 8 मार्च 1994 को, 2 साल के बाद ही बेल। सोचिए, इतनी सारी लड़कियों का बलात्कार, उसके बाद बेल भी तब आसानी से। और ये पुरुषोत्तम 8 मार्च 1994 को बाहर आता है और उसके बाद इसके बारे में खबर आती कि इसने सुसाइड कर लिया। हालांकि आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरी खबर ये आती कि ये भाग गया, ये बांग्लादेश या कहीं जा चुका है, लेकिन ये कभी उसके बाद से मिला नहीं, पकड़ा नहीं गया। इनमें से जो बाकी अक्यूज हैं उनके बारे में कहता है कि इनमें से बहुत सारे यूएस चले गए। उस वक्त 1-2 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके यूएस को इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो खैर ये सेशन कोर्ट उस वक्त फैसला सुनाती है और इनमें से सबको उम्र कैद की सजा दे देती है। इनके ऊपर एक तो रेप का मुकदमा चलता है और दूसरा किडनैपिंग का, क्योंकि उठा कर लेके गए थे। टोटल जो है इस मामले में 6 लड़कियों के बारे में है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी अलग अलग वक्त में से स्कूल की, और 3 अक्यूज्ड के बारे में है कि ये जब बेल पर आए और इनमें से खुदकुशी कर ली। 2 का ये था कि उसके घर और आसपास उसकी इतनी बदनामी हो गई कि तुमने ऐसा काम किया कि वो शर्म से मर गया। तो 3 अक्यूज्ड, 18 में से 3 ने सुसाइड कर ली, 6 लड़कियों ने सुसाइड की। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा को उम्र से घटाकर 10-10 साल कर दिया था 4 के, बाकी 4 लोगों को उसने उम्र कैद ही रखा। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये 10 साल की सज़ा कम है। हालांकि इस दौरान सारे बेल पे सब निकलते भी गए, आते भी गए। और आज की तारीख में ये है कि जो 3 मेन अक्यूज चिश्ती हैं, इनमें से कोई भी जेल में नहीं है, ये याद रखिएगा आप। दूसरा, इस पूरे मामले में आगे तक क्या होता रहा, ये तो हो गया कि केस पकड़ा गया, सब कुछ हो गया। अजमेर में उस दौरान में 92 के बाद ये भी खबर सामने आई, अगले 5-6-7 साल तक, बल्कि आप 2000 तक मान के चलिए कि अजमेर की किसी लड़की से अगर कोई रिश्ता तय करने के लिए जाता था तो पहले वो चेक करता था कि वो जो वहाँ के अखबारों में जो तस्वीरें आई हैं जो ब्लैकमेलिंग की, तो कई लोग तो रिश्ते घर जाने से पहले लड़की के उस अखबार के दफ्तर जाते थे, और ये रियल स्टोरी, और जाके वो कहते थे कि हम फलाने घर की इस बेटी के यहाँ अपना रिश्ता करना चाहते हैं, ये तस्वीर उस लड़की की आप देखिए, ज़रा मैच करके बताइए कि क्या ये तस्वीर उन तस्वीरों में शामिल है जिसको ब्लैकमेल किया गया था। कोशिश तो ये होती थी कि अजमेर की लड़की से रिश्ता ही ना हो, उसका असर यहाँ तक था, और ये सोच हो गई थी इस एक केस की वजह से। लेकिन इस पूरे केस की सबसे अजीब जो बात है वो यही है कि इसमें से जितने मेन अक्यूज थे वो अभी बाहर हैं, ज़्यादातर को बेल मिली, एक ने अपने आप को पागल घोषित करवा दिया। अजमेर के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, और जहाँ 150-200 लड़कियाँ शिकार हुई, वहाँ पे अगर 10 साल और उम्र कैद की भी सज़ा को हम लोग देखें तो फिर कई बार लगता है कि अगर यही इंसाफ है, यही कानून है, तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बलात्कार की सज़ा आप उम्र कैद रखते हैं तो आप सोचिए 150-200 में कहाँ गिनती जाके ठहरेगी। और अगर उस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होता। दूसरा, उन लड़कियों को भी उनके घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। ज़्यादातर लड़कियां इस वजह से, और मैं उनके इस सोच से मैं उनसे सहमत हूँ थोड़ा, कि पता नहीं उनके घर वाले क्या कहेंगे, उन्हें मार देंगे, उसे क्या होगा, मेरी वजह से मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे भाई शर्मिंदा होंगे, बाहर जाना, माँ बाप शर्मिंदा होंगे। इस सारी मजबूरियों की वजह से ज़्यादातर लड़कियां ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, जिसका फ़ायदा जो है वो उन मुजरिमों को हुआ। कहीं ना कहीं थोड़े हद तक वो भी, अगर आप इंसानी पहलू से देखें तो वो पूरी तरह गलत नहीं थी। लेकिन ये है कि सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी है कि सामने आए। लेकिन जो लड़कियां बहुत सारी इसी वजह से सुसाइड भी कर ली थी। लेकिन ये जो पूरा केस था,
इसने ये बताया कि अगर ऐसे सेंसिटिव केस, ऐसे मामले में भी हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हमारी पूरी न्याय जो प्रणाली है वो आम केस की तरह ही से लेगी तो फिर बड़ा वो अजीब सा होता है, क्योंकि ये यूं ही नहीं है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। इसका पैमाना कुछ और होना चाहिए। ये केस एक नज़ीर होना चाहिए जिससे आपको सबक मिले बाकी जगह पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि एक तो अभी 2018 में 26 साल के बाद एक इसमें अपने आप को उसने अभी सरेंडर किया था, वो भी बुर्का पहन कर गया था और उसने अपने आप को वहाँ, फारूक चिश्ती उसका नाम था, नहीं फारूक चिश्ती तो ये था, कोई और चिश्ती था वो। तो आज भी अगर आप अजमेर में वहाँ के पुराने जर्नलिस्ट और लोगों से बात करें तो ये कहानी सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त ये भी हाँ, सुहेल गनी चिश्ती था जिसने 24-26 साल के बाद सरेंडर किया था। उस वक्त की हालत ये थी कि एक और जो चीज़ अजीब सी कि अजमेर में रहने वाले और जिनकी बच्चियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थीं, शायद ही कोई ऐसा घर, ऐसे माँ बाप होंगे जो अखबार के दफ्तर में या फोटो स्टूडियो में जाके चुपचाप से, खामोशी से, छुप के ये पता करने की कोशिश नहीं करते थे कि कहीं मेरी बच्ची भी तो इसमें शामिल नहीं है, कहीं उसकी भी तो तस्वीर नहीं आ गई है। ये हालत थी। तो वो कैसे उस दौर में जीते थे, हर दिन डर डर कर, सहम सहम कर कि पता नहीं कब किस घर से किस बच्ची का नाम सामने आ जाए। तो वो जो सारी चीज़ें थी, उस सारी चीज़ों को, सारे दर्द को, सारे तकलीफ़ों को अगर आप सामने रखें और जिस बड़े पैमाने पे हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद ये इंसाफ नहीं था और इसके लिए एक नज़ीर सज़ा होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं। तो ये थी पूरी अजमेर की कहानी जो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो इसलिए आज मैंने कहा कि आज यही आपको सुनाता हूँ। दूसरा